तो अश्वनी नक्षत्र जो हो गया वो केतु का नक्षत्र हो गया। तो सूर्य जो है वो मंगल, सात, राहु, 10 डिग्री 18, के अश्वनी में उच्च के हो गए। ठीक है, गुरु, ये मेष राशि थी। 16, हाँ, अब बात करते हैं वृष की। शनि, 19, तो वृष राशि में क्या हुआ होगा? चंद्रमा कहाँ पर उच्च का है? डिग्री पे हाँ, चंद्रमा वृष राशि में, वृष राशि में तो वृष राशि में कितने डिग्री का? ठीक है, चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री के उच्च के हैं। तो अब सवाल ये उठता है 3 डिग्री कहाँ गया? 3 डिग्री तो पहले चरण में ही चला गया। 9 चरण होते हैं ना। तो ये पहले वाला चरण जो है ये किधर गिर रहा है? ये किस नक्षत्र में आ रहा है? तो आपने देखा था अश्वनी यहाँ खत्म हो कृतिका गया के था। दूसरे नक्षत्र। हाँ, अश्वनी यहाँ खत्म हुआ था तो भरणी यहाँ खत्म हुआ था। फिर कृतिका का एक नक्षत्र यहाँ गया था, एक चरण। कृतिका का दूसरे चरण में आ गया। कुल मिला के चंद्रमा जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, उच्च का। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी। जी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनते हैं। चलो आसान वाला पिक कर लेता हूं पहले। शुक्र जो है किस राशि में उच्च के हैं? मीन। मीन। और अगर नक्षत्रों में देखोगे तो मीन में कौन कौन से नक्षत्र जा रहे हैं? ये तीनों मीन में। सर, पूर्व का एक चरण हाँ, और उत्तरा भाद्रपद और रेवती के 4 चरण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल 9 चरण होते हैं सर एक राशि में। जी जी जी। तो लास्ट में तो पूर्व भाद्रपद का एक हो गया। चौथा चरण जो होगा पूर्व भाद्र का, और उत्तरा भाद्रपद के भी चारों और रेवती के भी चारों। अब इन्होंने बताया शुक्र जो है, मैंने कहा था आपको शुक्र की हाईएस्ट डिग्री पर वो उच्च का होता है। बताओ इन सब में जो हाईएस्ट डिग्री है, तो 22nd हाईएस्ट जो था, तो 27 डिग्री का 25। है ना, 27 डिग्री का। तो 27 डिग्री का कहाँ पर पहुंचेगा? लास्ट में 3 डिग्री से ऊपर रेवती के 4थे चरण में। तो रेवती का तृतीय या चौथा? चौथा। हाँ, चौथे चरण में रेवती के आ गया। 4थे चरण में। वेरी गुड। तो रेवती का चौथा चरण जो है उसका स्वामी कौन है? किसी को पता है? ये यहां पर मैंने लिस्ट बनाई थी ना, ये वाली। हाँ, इसमें देखोगे तो केतु अश्वनी मगा मूल है, शुक्र भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा है, सूर्य कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा है, चंद्रमा रोहिणी हस्त श्रावण है, मंगल मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा है, रोहिणी आर्द्रा स्वाति शतभिषा है, गुरु पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद है, शनि पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद है, और बुध कौन सा हो गया? श्लेषा ज्येष्ठा रेवती। तो रेवती। शुक्र जो है वो किसके नक्षत्र में हो गया? रेवती के। बुध के नक्षत्र में उच्च के हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे आप सबका निकाल के रखना अगली बार के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करते अभी। अब मैं इसमें एक चीज और बता दूं नक्षत्रों से रिलेटेड, फिर आप इसको निकाल लेना। ये नक्षत्रों में अगर कोई बच्चा पैदा हो
कौन कौन से? अश्वनी, अश्लेषा, मघा, मूल। कौन सा सर? मूल? अश्वनी, मघा, मूल या इन 3 नक्षत्रों में पैदा हो कोई नीचे वाले में। कौन कौन से? अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इन 6 नक्षत्रों में जब बच्चा पैदा होता है तो वो कौन से में पैदा हो रहा है? मूलों में पैदा हो रहा है। मूल नक्षत्र। गण मूल नक्षत्र बोलते हैं इनको। ओके, क्लियर हो गया ना? और लास्ट के जो 5 नक्षत्र हैं, लास्ट के 5 नक्षत्र कहाँ से? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये क्या कहलाते हैं? पंचक। जब चंद्रमा इन नक्षत्र में होता है तो वो पंचक होता है। फिर से सर बताइए। पंचक कौन कौन से हुए? लास्ट के 5 नक्षत्र 27 नक्षत्रों में, धनिष्ठा के बाद, धनिष्ठा से मिलाते हुए। ये पांचों नक्षत्र पंचक के आते हैं। हाँ, ये 5 नक्षत्र सर वो पंचक होता है ना कुछ कि पंचक में किसी की डेथ हुई हो तो फिर वो हाँ। 5 होता है। हाँ, पंचक में किसी की डेथ हुई है तो 5 मुर्दे फूकने चाहिए आइडियली। 5 लकड़ियों में आग लगाते हैं एक साथ, अच्छा, नहीं तो 5 डेथ होने के आसार बढ़ जाते हैं उसके घर में। हाँ जी, नहीं तो 5 डेथ होने के आसार बढ़ जाते हैं। अच्छा पंचक में आपको लकड़ी का सामान घर नहीं लाना चाहिए। अच्छा, यानी इन नक्षत्रों में लकड़ी का सामान नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए। खरीदते विचारते हुए बहुत सोचना चाहिए पंचकों में। ठीक है। हाँ जी, और सर गण मूल भी एक बार फिर से बता दीजिए। केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र। हाँ हाँ, राइट। ये 6 नक्षत्र को बोलते हैं गण मूल। हाँ, अश्वनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अगर हाँ इन जी। नक्षत्रों में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। मूल शांति करानी चाहिए। पैदा होती सिचुएशन ये इस लेवल तक बोली जाती है कि उसका चेहरा भी नहीं देखा जाता माँ बाप के थ्रू जब तक कि मूलों की पूजा ना करा दी जाए। ऐसा भी बोला जाता है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको फेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी करनी पड़ती है लाइफ में, स्पेशली चंद्रमा की दशा में। ओके, लेकिन सर आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में ऐसे कैसे संभव है? आजकल करना पड़ता है। एक मेरे जानकार थे, वो जापान में थे, लड़की पैदा हुई उनकी, वो भाग कर आए, उन्होंने मूल वूल कहा, मूलों में हुई है, रुक जाओ अभी मत देखो। उन्होंने फिर भी देखा चेहरा और वो उसी दिन डेथ हो गई उनकी। रात, मतलब जवान लड़का था वो बेड से वही गिर के डेथ हो गई उसकी, बेड से बैठे बैठे। सर मूल में तो मेरी डॉटर भी हुई है और मूल शांति की उनकी पूजा भी हुई है, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं बताया था कि आप चेहरा नहीं देखिएगा। हाँ, बताते तो नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। आइडियली मतलब चेहरा वगैरह तो सब देख। हाँ, वो पहला काम ही हम ये करते हैं ना। सर आइडियली शायद फादर को चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ है। फादर को चेहरा नहीं देखना चाहिए। कई बार मदर के लिए भी रिकमेंडेड है। लास्ट नक्षत्र तो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, रेवती नक्षत्र तो बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। अच्छा सर माँ तो देखेगी ना। माँ देखेंगे माँ तो भी पिताजी देखेगी और भी father भी आजकल पिताजी बहुत भी में देते देखेंगे। कहते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन जो रूल है वो बता रहा हूँ मैं आपको, आजकल जो भी चल रहा है। तो जो जब मूलों में पैदा होते हैं तो 27 नक्षत्रों की पूजा होती है। 27,000 जाप होते हैं। 27 जगह की मिट्टी लाई जाती है चौराहों की। 27 जगह से पानी इकट्ठा करते हैं। 27 जगह के पेड़ के अलग अलग पेड़ों के पत्ते लाते हैं। 27 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये इसका प्रोसेस है 27 दिनों के अंदर अंदर। सर ये कृपया दोहरा देंगे सर, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, कहाँ से बताऊँ मैं? मतलब मैं सर मूलों तक समझ गया था, गणमूल नक्षत्र समझ गया था। हाँ, उसके बाद ये 27 जो क्या था सर? इसमें बोल रहे थे कि जब मूलों में पैदा होते हैं तो माँ बाप को चेहरा अवॉइड करना चाहिए देखने का बच्चे का। स्पेशली जो आखिरी नक्षत्र होते हैं उसमें रेवती नक्षत्र में बहुत ज़्यादा वो है। दूसरा अश्वनी भी वैसे तो टीडियस होता है लेकिन रेवती ज़्यादा है। फिर इसके 27 नक्षत्रों की पूजा होती है। इसमें 27 दिन के अंदर अंदर
उसमें 27 जगह के पेड़ के पत्ते है ना, पेड़ के पत्ते अलग अलग, 27 जगह के चौराहों का मिट्टी, 27 जगह से पानी लाया जाता है अलग अलग, 27 चौराहों, 27 नलकूपों का अलग अलग है ना। फिर 27,000 जाप होते हैं 27 नक्षत्रों के। इसमें जिस नक्षत्र में पैदा होता है बच्चा उसके बहुत ज़्यादा जाप होते हैं। और क्या कह रहा था मैं, 27 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। सर हर नक्षत्र के मंत्र भी अलग अलग है? हाँ, हर नक्षत्र का मंत्र अलग अलग है। सर 27 दिनों के अंदर होती है, 27वें दिन होती है? 27 दिन के अंदर अंदर करना चाहिए उस नक्षत्र पे ही आइडली, मतलब 27वें दिन वही नक्षत्र आ जाएगा ना। जैसे मान लो अश्वनी नक्षत्र है किसी का, तो एक नक्षत्र ना एक दिन में टाइम, एक नक्षत्र जो होता है वो लगभग एक दिन चलता है, तो लगभग 27वां दिन ही उस नक्षत्र पे आ जाएगा, तो उसी नक्षत्र पर वो पूजा रिकमेंडेड होती है। ठीक है। कई बार 26वें दिन भी आ जाता है सर। हाँ, मतलब जो उस नक्षत्र पे ही आने की कोशिश होती है कि उस नक्षत्र पे ही पूजा चालू होती है। और उसी नक्षत्र का मंत्र का जप होना चाहिए। हाँ, उसी, वैसे तो 27,000 जाप होते हैं, उसमें उस नक्षत्र के उसको प्रोमिनेंट करा जाता है। 27 नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं, तो टोटल आपके पास में 108 चरण है। 108 चरणों का जब मंत्र पढ़ा जाता है तो हर नक्षत्र की डायरेक्शन में मंत्र जाना चाहिए। जो आपकी माला होती है उसमें 108 ही मन के होते हैं माला के अंदर, तो एक एक दाना जो है, एक एक मंत्र जो आप पढ़ते हो 108 बार, वो एक्चुअली 27 के 4 चरणों के हिसाब से 108 डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, मतलब एक चरण का जाप ऐसे हर डायरेक्शन में जाता है। डॉटर तो मेरी रेवती के चरण 2 में ही हुई है। चरण 2 में? हाँ जी। हाँ, तो रेवती के चरण 2 में है, तो आप मूलों में अगर पूजा नहीं करा रखी तो मूलों की पूजा करा लेना आप। तो पूजा तो उसी से मैं करवा ली थी 27 डेज जनवरी। हाँ, तो जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है उसकी दशा चलती है। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे मान लो इन्होंने कहा भाई रेवती नक्षत्र में दूसरे चरण में पैदा हुई है मेरी बच्ची, है ना, तो अब चंद्रमा की पोजीशन डिपेंड करती है। चंद्रमा जब इनका दूसरे चरण से ट्रेवल कर रहा होगा, यहां से यहां पर पहुंच चुका होगा ना वो, और ये नक्षत्र किसका है ये आपको मैथ्स में काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। ये दोनों का पार्ट है, ये मैथ्स का भी पार्ट है और प्रेडिक्शन का भी पार्ट है। तो जब चंद्रमा, ये कौन सा नक्षत्र था? रेवती। रेवती नक्षत्र का स्वामी कौन? बुध। और बुध की महादशा कितनी? 17 वर्ष की, 17 साल, है ना। तो यदि चंद्रमा घुस रहा होता उस वक्त, तो मतलब मान लो रेवती नक्षत्र में एंट्री मार रहा होता, तो बच्चे की 17 साल की महादशा आती उसके पैदा होते ही। ठीक है। अगर वो मान लो निकल रहा होता चंद्रमा बाहर रेवती नक्षत्र से, तो उसकी बुध की दशा खत्म होने वाली होती। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। है ना। तो मान लो चंद्रमा ना बिल्कुल बीच में होता, जैसे ये बता रही थी, मान लेते दूसरा चरण खत्म होने वाला है, तो जब वो खत्म होने वाला होता है यानी कि 8.5 साल ऊपर और 8.5 साल नीचे, यानी कि बुध की कितनी दशा रह गई? 8.5 साल की पेंडिंग दशा। हाँ, तो क्या आप कंफर्म कर सकती है कि बुध की 8.5 साल की दशा चली थी लगभग, या 8.5 से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि दूसरा चरण था तो हो सकता है यहां पर कहीं पर हो। समय से पता चल जाएगा, डेट ऑफ टाइम। उसमें चंद्रमा की डिग्री देखकर पता लगा सकते हैं। एक बार आप बताओगे डिग्री क्या है, वो डेट टाइम प्लेस क्या है?
नेटवर्क चला गया शायद से। अच्छा, कोई नहीं, मैं अपना तरीके से चलते हैं फिर हम। चंद्रमा मैं- की डिग्री सर, चंद्रमा की डिग्री है 22 डिग्री 35 मिनट एंड 5 सेकेंड और डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1998। चलो कोई बात नहीं, हमने डिग्री बता दी, तो 22 डिग्री 25 मिनट का मीन राशि होगी ना। हाँ जी सर। तो अब देखो 22 डिग्री 35 मिनट में कितने डिग्री रेवती के आ रहे होंगे। रेवती था 13 डिग्री 20 मिनट का, तो हाँ जी सर। 13 डिग्री 20 मिनट 30 में से घटा देते हैं 13 डिग्री 20 मिनट को, तो 30 में से जब घटाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट को तो 16 डिग्री 40 मिनट बच जाएंगे। हाँ कि जी 16 डिग्री 40 मिनट का बचा हुआ पार्ट 22 डिग्री 35 मिनट से घटा देते हैं। मैं थोड़ा उल्टा सीधा करता हूँ हिसाब किताब ना हमेशा। अपना अपना तरीका होता है। तो ये हो गया 55 मिनट और ये हो गया 5 डिग्री। पता लग गया सबको 5 डिग्री 55 मिनट कैसे आया रेवती का? अब नहीं सर। मैं दूसरा पेज लूँ क्या? 30 डिग्री से माइनस कर दिया होगा सर, 22 डिग्री 35 मिनट। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पार्ट रेवती नक्षत्र का चंद्रमा ट्रेवल कर चुके हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास पेज कम है ना थोड़ा। हाँ, तो इन्होंने बताया कि 22 डिग्री 35 मिनट मीन राशि में है। तो ये 30 डिग्री की है पूरी मीन राशि। यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 22 डिग्री 35 मिनट तक पहुँच गया ये चंद्रमा। तो यानी कि रिमेनिंग पार्ट कितना है इसका? पाँच 7। 55 7 डिग्री हाँ और 25। ठीक है, तो रेवती में 7 डिग्री 25 मिनट रहता है, क्योंकि लास्ट का नक्षत्र रेवती का ही है ना। हाँ जी तो 7 डिग्री 25 मिनट रहता है। अब 13 डिग्री 20 मिनट का रेवती नक्षत्र होता है टोटल। तो बचा निकला हुआ पार्ट कितना है? तो निकला हुआ पार्ट आपका है 5 डिग्री 55 मिनट का। यानी कि रेवती नक्षत्र में अगर हम देखेंगे जो 13 डिग्री 20 मिनट का टोटल है उसमें से 5 डिग्री 55 मिनट निकल चुका है, 7 डिग्री 25 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, तो 13 डिग्री 20 मिनट होते हैं 800 मिनट। ये पता है सबको? नहीं पता? 4 से मल्टीप्लाई। 1 डिग्री 60 मिनट का होता है ना। तो 56 560। हाँ, तो 13 डिग्री हो गए 780 मिनट के। ठीक है, 13 6 780 और उसमें 20 जोड़ देते हैं, 20 मिनट ये वाले, तो 800 मिनट। तो एक नक्षत्र ना 800 मिनट का होता है। तो अब आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि भाई मान लेते हैं, मैं आसान करने के लिए बता देता हूँ, ये मैथ का पार्ट है वैसे। मान लेते हैं 6 डिग्री पर आगे होता, 6 डिग्री नहीं, आधे पर मान लेता हूँ, जो भी इसका हाफ होगा, है ना। तो मान लेते हैं बिल्कुल हाफ में आ गया होता, तो बुध की दशा में 8.5 साल इधर और 8.5 साल इधर, तो चंद्रमा जो है वो 8.5 साल अपने भोग चुका होता। जो बच्चे को आगे भोगने होते वो 8.5 साल भोगने होते। तो अब इसमें मैं रफली अगर बताऊं तो 5 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 5 6 35, 355 डिवाइड बाय 800 इंटू 17। तो इसका आंसर आएगा कर ही ले क्या, 160। मैं अलग पेज पे चलूँ क्या यार, यहाँ किल ज़्यादा हो गई। एक सेकेंड,
इसको कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ ना, जिससे आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। बाकी थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत मैथ्स की मैडम पढ़ा देंगी, उससे क्लियर हो जाएगी। तो 5 डिग्री का मतलब हो गया 6 5 30, तो 355 इंटू आपके 17 डिवाइड बाय 800। मैं ये कह रहा हूँ कि 800 मिनट में 17 साल कवर करेगा, है ना। 800 पूरे मिनट 17 साल कवर करने में ले रहा था बुध का, तो 355 जो कवर हो गए उसमें कितना टाइम कवर करा होगा। तो 17 5 कितना होता है, किसी को मालूम है? क्या सर? 17 5 35 85 35 85। ठीक है। तो 8 कैरी और 17 5 85, 85 और 8 हो गया 93, 73 31 31 51 51 और 9 60। तो डिवाइड बाय 800, तो 800 पे ये पॉइंट लग गया यहाँ पर, और 8 7 जा 56, 4 बच गया, तो 4 50 लगभग, और 4, तो 7.54 वर्ष ये निकल चुका था। मतलब 7 और 0.45 या 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 वर्ष, 12 पंजे 60 और 4 64, लगभग 6.54 मंथ। तो ये आपके निकल चुके थे 17 साल में। अब पेंडिंग कितने रह गए? पेंडिंग घटा देते हैं, 17 में से माइनस कर देते हैं, तो 6 महीने मान लेते हैं इसे रफली ना। तो 6 महीने ही पेंडिंग हो गए, और 16 में से 7 गए 9, तो 9 वर्ष और 6 माह की उनकी पेंडिंग बुध की दशा चली होगी जब ये बच्ची पैदा हुई होगी। क्या आप चेक कर? हाँ जी, 9 ईयर है ना। हाँ जी सर, 9 ईयर्स से 9 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 14 डेज। हाँ राइट, वो 4 के कारण हुआ है, क्योंकि 12 डेज है ना वो। ठीक है। तो अगर मान लीजिए शुक्र की दशा चली किसी की, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बच्चा शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ होगा, इनमें से किसी नक्षत्र में। ठीक है। और शुक्र का आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि 20 वर्ष की होती है ना, कैलकुलेशन में आसान आएगा वो आपको। तो जैसे मैं अगर बोलूं कि कह दें कि भाई भरणी नक्षत्र में किसी का किसी की मेष राशि है, और मान लेते हैं 20 डिग्री का भरणी, मेष राशि में 20 डिग्री का है कोई, मान लेते हैं, है ना, मेष राशि में 20 डिग्री। तो अब देखो मेष राशि में 20 डिग्री का क्या होगा, तो 13-20 तक तो चले जाएंगे हमारे अश्वनी, तो बच क्या गया 6 डिग्री 40 मिनट, 20 डिग्री में 6 डिग्री 40 मिनट, और 6 डिग्री कितना हुआ, 6 डिग्री 40 मिनट, और ये तो 20 डिग्री कवर ही हो गया तक, है ना। इसको कुछ और करते हैं, इसको कर देते हैं 19 डिग्री 40 मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो मेष डिग्री कर देते हैं 19 डिग्री 40 मिनट पे कोई बच्चा है। तो अब देखो मेष राशि को कैसे डिवाइड करोगे आप। पहला नक्षत्र अश्वनी गया, कब तक गया 13 डिग्री 20 मिनट, तो बच क्या गया 6 डिग्री 40 मिनट, ये अश्वनी पार। अब आया भरणी, भरणी कहाँ से चलेगा 13-20 से 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो कितने डिग्री कवर कर चुका वो भरणी में, इसको घटा देते हैं, तो 6 डिग्री 20 मिनट भरणी में वो ट्रैवल कर चुका है। ठीक है। तो भरणी नक्षत्र क्या हुआ जी, इसको ले लेते हैं यहाँ से 13 डिग्री 20 मिनट, इसमें 6:40 पर आ चुका है वो,
6:20 पर। कौन सा है भरणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? पढ़ने का तो सर शुक्र। शुक्र। और शुक्र की दशा कितने साल की? 20 years। 20 साल। 20 साल। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई चंद्रमा जो है वो यहाँ तक आ चुका है, इतना ट्रेवल करना बाकी है। ये भुक्त है, भोग्य है, इसको भुक्त और भोग्य बोलते हैं। तो 6 डिग्री 20 मिनट का मतलब कितने मिनट हो गया? 6 6 जा 36। तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ 380 6 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से। ये मैंने ना कुछ गड़बड़ करा, ये 13:20 बनाना था, हमने 6:20 कर दिया। हाँ ये 12:40 हो गया। तो 7, हाँ 12:40 हो गया ना, 12:40 में कमी रह गई कुछ, तो 40 की कमी रह गई। 6:40 कर देते हैं इसको, मैंने आसान बनाने के लिए 6:40। तो 6:40 का मतलब क्या हो गया? वो पहले वाला ही सही था, 20 डिग्री। तो 6:40 कवर हो गया, 6:40 रह गया। 6:40 का मतलब क्या हो गया? 400 मिनट। 6 6 जा 36 और 40 400 हो गया ना। तो 400 मिनट इधर और 400 मिनट इधर। अब ये बात है कि भाई आपको चंद्रमा को 800 मिनट पार करने में कितना टाइम लग रहा है? 20 साल। शुक्र की दशा 20 साल की है ना, तो चंद्रमा को 800 मिनट ट्रेवल करने में 20 इयर्स लग रहे हैं। तो 400 मिनट कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 10 years। तो 400 डिवाइड बाय 800 इंटू 20। ये आसान करने के लिए करा है मैंने कैलकुलेशन को। तो 00 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 8 और 2 10 जा 20। तो 10 साल यानी कि कवर हो गए शुक्र के इधर, और 10 साल पेंडिंग हो गए शुक्र के, जो वो जिएगा। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है 10 साल की शुक्र की महादशा चलेगी। अब राशियां ना कई तरह से होती हैं। तो जैसे मनुष्य राशियां हैं, तो मिथुन, कन्या, तुला और धनु, ये मनुष्य राशि है। और ये किताब में मिल जाएंगी, आप सबने किताब खोल रखी है ना अपनी। फिर कुछ राशियां हैं चतुष्पाद। चतुष्पाद यानी चार पांव वाली, जैसे मेष राशि, वृष राशि, सिंह, धनु, मकर। इन राशियों के भी कुछ पार्ट आप देखोगे, आधे होते हैं पूर्वार्ध और कुछ होते हैं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध यानी पहले का पार्ट, उत्तरार्ध यानी बाद वाला पार्ट। तो धनु का पूर्वार्ध जो होता है वो मनुष्य राशि में जाता है। आप देखोगे धनु राशि ना आगे आदमी बना होता है, धनु राशि पीछे घोड़े की टांग होती है। तो पूर्वार्ध जो पहले वाला पार्ट है वो मनुष्य का है, जो उत्तरार्ध पार्ट है वो चतुष्पाद राशि का है। ऐसी मकर राशि हो गई पूर्वार्ध। फिर कीट राशि हो गई वृश्चिक। कीट मतलब कीड़े मकोड़े जो हो गए। कुछ राशियां होती है जल वाली, जलचर, जो हो गई कर्क, मकर और मीन। मकर राशि का भी उत्तरार्ध होता है जलचर में। मकर राशि में मगरमच्छ होता है, मकर मतलब मगरमच्छ। और चतुष्पद यानी राशि में पूर्वार्ध पार्ट आ जाता है मकर राशि का। तो 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी है, मनुष्य, चतुष्पद, कीट और जलचर। एक और कैटेगरी भी बोली जाती है ना, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते, कहीं कहीं पे एक और लिखा जाता है। फिर मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि और धनु राशि और मकर राशि, ये पृष्ठोदय राशि हैं। जब राशियां निकलती है ना तो वो, इसको हटा दूं क्या या नीचे चल लें? जब बताइए आपने। जैसे अर्थ होती है ना, तो अर्थ में ईस्ट डायरेक्शन है ये वाली और ये है वेस्ट। तो इधर से ना राशियां निकलती हैं ऐसे। तो मान लेते हैं मिथुन राशि निकल रही है। मिथुन में 2 लोग हैं ना सामने दिखते हैं। तो ये ऐसे ओरिजिनेट होगी ईस्ट डायरेक्शन से। वो ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आपकी लग्न होती है,
मान लो किसी व्यक्ति की मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली तो आपको पता ही होगी, मिथुन लगन की कौन सी कुंडली बनती है? 3 नंबर। यहाँ लगन में यहाँ पर मिथुन लगन हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा में मिथुन राशि उदित हो रही थी जब वो बच्चा पैदा हो रहा था, तो यानी कि मिथुन राशि ईस्ट डायरेक्शन में दिख रही होगी उस वक्त जिस वक्त ये बच्चा जन्म ले रहा होगा। ठीक है। अब कोई कोई राशि आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे वो दिख रही है, जैसे मैं अब कहूं कि इसका हेड पहले दिख रहा है, जब ये निकलेगी तो इनके हेड पहले दिखाई देंगे, तो उसको बोलेंगे शीर्षोदय। अगर हेड पहले दिख रहा है, ये मिथुन में नहीं दिखता हेड, शीर्षोदय मतलब शीर्ष उदय हो रहा है उसका। और एक होता है पृष्ठोदय, पृष्ठोदय मतलब नीचे वाला पार्ट उदय हो रहा है। एक होता है उभयोदय, उभयोदय मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो जैसे मिथुन राशि जब उगती होगी ना, तो वो इस तरह से उगती होगी जैसे ये है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो उभयोदय राशि है, वो इस तरह से निकलती है। आप समझ रहे हैं साइन किस तरह से हो रहा है? ठीक है। तो मेष राशि, वृष राशि और कर्क राशि और मकर राशि और कौन सी हो गई? मेष, वृष, कर्क और धनु, धनु भी होगी। ये सब जो है ये पृष्ठोदय राशियां हैं, इनका पिछला भाग पहले दिखता है। पृष्ठ मतलब पिछले वाला, और शीर्षोदय मतलब शीर्ष पार्ट दिखेगा पहले। तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये आपकी हो गई शीर्षोदय राशि। उभयोदय में हो जाएगी मिथुन और मीन, ये दोनों आपकी राशि हो गई उभयोदय। ठीक है। फिर दीवाबली और रात्रि बली राशियां हैं। दीवाबली यानी जो दिन में रहती हैं स्ट्रॉन्ग, रात्रि बली जो रात में रहती हैं स्ट्रॉन्ग। तो दीवाबली जो राशियां हैं वो हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ और मीन। और इसके अलावा जो बच गई वो सारी रात्रि उदय राशियां हैं। सिंह, कन्या 5, 6, 7, 8, 11, 12 ये दीवाबली है। रात्रि बली है 1, 2, 3, 4, 9, 10। ये रात्रि बली राशि है। ठीक है। दिग्बली और रात्रि बली का क्या मतलब है जी? तो सेंस दिन, क्या? ये राशियां ना दिन में स्ट्रांग होती है, इनका दिन में दिमाग अच्छा, ज्यादा चलता है। हाँ, ये अच्छा। रात को स्ट्रांग होती है। देखोगे आप तो ये सब ना रात को चलने फिरने वाले लोग हैं ज्यादातर, और ये जो है वो दिन में चलने फिरने वाले लोग हैं, इनका दिन में कार्यक्रम ज्यादा चलता है। अब सर एक मिनट, ये जो आपने बताया है कि दीवाबली राशि और रात्रि बली राशि, हाँ। तो इनका लग्न पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? जैसे हाँ। लग्न अगर जिनकी राशियां जो होंगी ना उससे थोड़ा उनके कार्यकलाप पे असर आएगा थोड़ा। सर जैसे धनु लग्न होगा तो मतलब रात्रि बली का कुछ फर्क पड़ेगा या फिर राशि हाँ, से ही फर्क पड़ेगा? उनकी बॉडी कंफर्टेबल हो सकती है उस वक्त, है ना। नहीं सर, एक बात है ना, लगन कुछ है राशि कुछ और है। हाँ, राशि कुछ हो रहा है, जैसे लगन धनु है लेकिन राशि तो कुछ है। दोनों तो- का फिर दोनों का मिला जुला प्रभाव। लग्न जो है ना वो बॉडी है बेसिकली, ओके और जो मून है ना वो बिहेवियर है। ओके, मतलब बॉडी जो है वो हाँ। अगर धनु लग्न की है तो वो रात में एक्टिव ज्यादा रहेंगे, राइट कुछ इस तरह से। राइट। ओके ये है लग्न जो होता है वो होता है बॉडी, और जो मून होता है वो होता है मन, और जो सूर्य होते हैं वो होते हैं सोल, आत्मा। तो हमें इन तीनों को इवेल्युएट करनी चाहिए, और किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो
अगर मैं ऐसे बनाऊं एक कि भाई मेष राशि, फिर ऐसे करके सारी राशियां बना दूं, तो अब देखना आप, एक राशि होती है चर। चर का मतलब होता है जो चलने वाली राशि हो, जो मूवमेंट में रहती हो। तो 1, 4, 7, 10 जो राशियां हैं ना वो चर है। ठीक है। जब आपको जैसे कभी किसी को रिकमेंड करना पड़ता है ना भाई कि भाई आप व्हीकल लेने वाले हो, तो व्हीकल जो आदमी लेता है तो उसका मन होता है कि भाई चलाया जाए, है ना, उसको घुमा फिराया जाए। तो हम उस वक्त जो लगन की कोशिश करते हैं वो चर लगन की कोशिश करते हैं। चर लगन का मतलब है ऐसी कोई चीज़ ले रहे हो जिसका मूवमेंट में होना जरूरी है। तो अगर वो लगन आप कर्क, मेष लगन ले लो, कर्क ले लो, तुला ले लो, मकर ले लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा व्हीकल खरीदने के लिए। ठीक है। अभी 2, 5, 8, 11 जो राशियां होती है वो होती है स्थिर। ठीक है। तो स्थिर हो गई है 2, 5, 8, 11। स्थिर का मतलब है रुकी हुई। तो जब किसी की शादी वगैरह हो रही है या आप घर लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप कौन सा लगन लेने की कोशिश करोगे? स्थिर, क्योंकि आप नहीं चाहते वो बदले। तो ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए स्थिर लगन और स्थिर नवमास में ही शादी की जाए या घर लिया जाए। ठीक है। फिर 3, 6, 9, 12 जो हो गई वो उभयोदय हो गई। उभयोदय मतलब जो चर स्थिर दोनों तरह से बिहेव करती है। लेकिन अगर आप उभय का पार्ट देखोगे 30 डिग्री का होता है, तो अगर पहले 15 डिग्री हुए तो आप उसे स्थिर की ओर कंसीडर करोगे, दूसरे 15 डिग्री हुए तो आप उसे चर की तरह कंसीडर करोगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ूं? चर स्थिर और दूसरे सर पहले 15 डिग्री क्या लेंगे? स्थिर। आप देखो ना, पहले 15 डिग्री वृष राशि से जुड़े हुए हैं ना। ओके भाई मिथुन राशि है, मान लेते हैं ये मिथुन राशि है, सॉरी हाँ ये मिथुन राशि है, इससे पहले वाली वृष है, इसके बाद वाली कर्क है। तो इसके पहले 15 डिग्री वृष की ओर है, तो आप कहोगे स्थिर का ट्रेंड ज़्यादा रहेगा। दूसरे 15 डिग्री कर्क की ओर है, तो आप कहोगे भाई वो चर की तरफ है, तो चर का ज़्यादा ट्रेंड रहेगा। ओके सर, थैंक यू। फिर चर राशि को द्वार मतलब गेट। ये वृष राशि यानी बही, बाहर। द्वार, बही और गर्भ ऐसे भी डिवाइड करा गया है। गर्भ यानी अंदर। जब आपका घर होता है तो उसमें 3 जगह है, एक आउटसाइड, एक इनसाइड और एक ऑन द गेट। तो ऐसे ही आप राशियों को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जो चर राशियां हैं वो द्वार पर है। ठीक है। जो स्थिर राशियां हैं वो बही पर है। स्थिर मतलब मैं वैसे बताने के लिए बता रहा हूं आपको कि 1, 4, 7, 10 जो है वो द्वार है, 2, 5, 8, 11 जो स्थिर थी वो बही है, 3, 6, 9, 12 जो है वो गर्भ में अंदर है। जैसे कोई चीज़ खो गई, कहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं उसके, कोई व्यक्ति खो गया है, वो कहाँ है, कहाँ मिलने हो सकता है, वो घर के अंदर है, बाहर है, क्या है। फिर है ये ऐसे ही है, मतलब द्वार बही गर्भ, द्वार बही गर्भ ऐसी है। फिर आते हैं धातु। इस संसार में 3 ही तरह की चीजें हैं, 3 तरह की इसमें संसार में चीजें हैं। एक है धातु, धातु यानी मेटल वगैरह कुछ जो निर्जीव चीजें हैं। एक हो गया मूल यानी कि जो आपकी वनस्पति है, और एक हो गया लिविंग बीइंग, जीव।
तो धातु मूल जीव में भी आपने ऐसे डिवाइड कर रखा है, धातु मूल जीव, धातु मूल जीव, धातु मूल जीव, ऐसे चलता है। ठीक है, तो आपकी जो चर राशियां हैं वो धातु हैं, स्थिर जो है वो मूल है, और द्वि स्वभाव जो है वो जीव है। फिर आपकी ऑड राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन्हें विषम राशियां बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विषम, इंग्लिश में ऑड। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपकी सम राशि हो गई, इन्हें बोलते हैं इवन यानी सम। फिर दिशाएं हैं, तो दिशाओं में डिवाइड करा गया है, तो ये है पूर्व दिशा 1, 5, 9, ये पूर्व दिशा है। और पूर्व अगर आप ऐसे देखोगे, आपका ग्लोब है तो मान लो ईस्ट डायरेक्शन ये है पूर्व, फिर आपका सूर्य कहाँ जाता है? साउथ में, तो ये दक्षिण हो गई। फिर आपका वेस्ट में, और फिर नॉर्थ। तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और फिर उत्तर, ऐसे आपने डिवाइड कर रखा है। पूर्व दिशा हो गई आपकी मेष, सिंह और धनु। 2, 6, 10 हो गई आपकी दक्षिण, वृष, कन्या और मकर। 3, 7, 11 हो गई आपकी पश्चिम, मिथुन, तुला और कुंभ। 4, 8, 12 हो गई आपकी उत्तर, कर्क, वृश्चिक और मीन। आगे बढ़े। इसमें कुछ छोड़ा तो नहीं? अच्छा, इसके अलावा कुछ क्रूर राशियां बोली गई हैं, कुछ बोली गई हैं सौम्य राशियां। तो जो ऑड राशियां हैं ना, विषम राशियां, वो सब क्रूर राशियां हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें जो शुभ ग्रह वाली राशियां है ना, जैसे बुध की राशि है मिथुन वाली, शुक्र की है तुला, और धनु की है बृहस्पति, ये थोड़ी सी कम क्रूर है, मतलब क्रूर ये भी है लेकिन कम है। और 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12 ये सब सौम्य राशियां हैं। इनमें जो चंद्रमा की, शुक्र की, बुध की, गुरु की है, वो ज़्यादा सौम्य है। ओके, तो ये हमारा राशियों वाला पार्ट हो गया। इसमें आपके कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम इन राशियों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे। ग्रह तो क्लियर हो गए होंगे ना सबको, ग्रह में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आप लोगों को दृष्टियां पता है ग्रहों की? यस सर। बताइए। जी तो जी पता है। वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन था, जो सूर्य आपने सोल के लिए बताया था, मून के लिए मन, एंड बॉडी के लिए क्या बताया था? लग्न। लग्न, लग्न, ओके। हाँ। सूर्य की दृष्टियां कौन सी होती हैं? सूर्य की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि पता है? सर सूर्य की तो 7th है। और कोई दृष्टि होती है सूर्य की? सर नई सिंगल दृष्टि होती है। ये ना जो दृष्टियां बताई गई हैं ना, वो पूर्ण दृष्टियां हैं, यानी कि सूर्य का पूर्ण दृष्टि का प्रभाव है 7वीं दृष्टि पर, लेकिन उसकी और भी दृष्टियां होती है। सूर्य की 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है, उस पर उसका इम्पैक्ट ना 3/4 होता है। ये बहुत कम लोग जो है इसको एप्लीकेशन में लाते हैं इस चीज को। 4थी और 8वीं दृष्टि जो है वो दृष्टि वाली जो बात है, ये जरा बता दो। हाँ, ये पूर्ण दृष्टि वाली जो बात है, ये जरा बता दो। जो आपको बताई गई है ना, वो सारी पूर्ण दृष्टि वाली बात बताई गई है अभी तक। कि जैसे बताया गया होगा शनि की 3री, 7वीं, 10वीं है, गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं है। हाँ जी सर। लेकिन इनके अलावा भी दृष्टियां हैं इनकी, मैं ये कह रहा हूँ। तो जैसे सूर्य की बताई गई होगी 7वीं दृष्टि है, 7th दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य का पूर्ण प्रभाव है 100% 7वें हाउस पे अपने से।
लेकिन उसके पास में 4th और 8th हाउस की दृष्टि, 8th पर भी दृष्टि पड़ती है उसकी, अपने से 4थे और 8वें पर भी दृष्टि डालता है वो, लेकिन वो उसकी दृष्टि थोड़ी कमजोर हो जाती है, 75%। 5वें 9वें पर भी डालता है वो दृष्टि, 5th और 9th भी है उसकी, लेकिन उस पर उसकी दृष्टि 1/4 हो जाती है, हाफ हो जाती है। और तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है सूर्य की, जो कि 1/4 हो जाती है। तो इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं यूजली, लेकिन ये दृष्टियां भी हैं। ठीक है सर ऐसे तो हर भाव पे कोई ना कोई दृष्टि तो पड़ ही रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशेष दृष्टियां वो वाली हैं जो बताई गई आपको। ठीक है सर दैट मींस वो बेसिक वाली दृष्टियां आ रही है, एडवांस दृष्टियां हैं? नहीं, जो आपको बताई गई हैं वो एक्चुअल दृष्टियां हैं, वो पूर्ण फल देने की लायक होती है, बाकी जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, ये सूर्य से रिलेटेड अनाज कौन सा होता है? सर गेहूं। गेहूं। वेरी गुड। चंद्रमा? दूध। सर चावल। चावल। चावल, दूध। अनाज की बात चल रही थी। मंगल? चावल। मसूर की दाल। मसूर, हाँ मसूर, वेरी गुड। बुध? मसूर। ग्रीन ग्राम, ग्रीन दाल। मूंग साबुत दाल। मूंग। बुध के लिए मूंग है। बृहस्पति? मंगल के लिए मसूर, लाल मसूर होती है। चने की दाल। बृहस्पति की चने की, मंगल की मसूर, बुध की मूंग। और शुक्र का? काली दाल। शुक्र की हाँ, काली मूंग। काली होती सर, शनि की नहीं होती काली दाल? शनि की भी होती है, लेकिन शुक्र के लिए भी चावल भी यूज होता है सफेद, और काली मूंग भी यूज होती है। ज्यादातर लोग सफेद चावल यूज करते हैं, या चीनी भी यूज करते हैं। हाँ? सर शुक्र की काली मसूर हुई। शनि की काली मसूर। शनि की काली तिल भी यूज करते हैं, काले सर, तिल, शुक्र की काली मसूर, ये भी यूज करते हैं। शुक्र की काली मसूर हुई सर। शुक्र के लिए काली मूंग अच्छा। या फिर सफेद चावल। ठीक है। बृहस्पति की चने की दाल। बृहस्पति की चने की दाल। शुक्र के लिए बता दिया मैंने। शनि के लिए तिल, काले तिल भी होता है। राहु के लिए उड़द, और केतु के लिए कुल्थी। उड़द तो शनि के लिए भी होती है ना? काली उड़द, हाँ। राहु और शनि एक जैसा व्यवहार करते हैं, केतु और मंगल एक जैसा। तो राहु के लिए भी उड़द यूज होती है, केतु के लिए कुल्थी। ज्वार यूज होता है, ज्वार भी यूज होता है केतु के लिए। ठीक है। सर एक बार शनि के लिए बता दीजिए। शनि के लिए काली मसूर, काले तिल। सूर्य का रत्न है माणिक, इंग्लिश में रूबी बोलते हैं उसे। चंद्रमा के लिए मोती। मंगल के वाइट गोमेद भी तो होता है शायद। गोमेद? वो किसके? मोती वाइट चंद्रमा के लिए। सर वो किसके लिए होता है? राहु के लिए होता है, किसके लिए होता है वाइट गोमेद जो होता है? राहु के लिए होता है गोमेद। ओके। केतु के लिए लहसुनिया यूज होता है, कैट आई। ठीक है। शुक्र के लिए डायमंड, बृहस्पति के लिए पन्ना, और सर बृहस्पति के लिए पुखराज। सॉरी, बृहस्पति के लिए पन्ना बोल दिया मैंने, बुध के लिए पन्ना है। बृहस्पति के लिए पुखराज। हाँ, पन्ना तो सर बुध के लिए होता है। गलती से निकल गया मेरे मुझे, सॉरी। तो मंगल के लिए मूंगा। मंगल के लिए मूंगा। शनि के लिए नीलम। शनि के लिए नीलम।
सब्स्टिट्यूट लिए यूज मूंगा। होता है शनि के लिए नीलम जो है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, माणिक को बोलते हैं रूबी, मोती को बोलते हैं पर्ल, पन्ना जो होता है ये मंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सर एमरल्ड। एमरल्ड, राइट। नहीं वो उसका होता है बुध का, एमरल्ड जो बुध है। हाँ तो सर पन्ना बुध का ही होता है और उसको एमरल्ड ही बोलते हैं। हाँ मैं मंगल के लिए पूछा ना, मंगल के लिए मंगल के लिए मूंगा, मूंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूल गया। किसी को पता है मंगल को मूंगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर रेड कोरल। रेड कोरल, राइट। कोरल, हाँ। कोरल, रेड कोरल। और येलो सफायर हो गया पुखराज जुपिटर के लिए, ब्लू सफायर हो गया नीलम शनि के लिए, और डायमंड तो पता ही है पूरी दुनिया को। अच्छा, ये जैसे अनाज जो लिखवाए ना, तो सतनाजा दान करते हैं तो इन्हीं अनाज का यूज कर सकते हैं। धातुओं में सूर्य तांबा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य और मंगल। सोना भी यूज होता है बृहस्पति के लिए, चांदी यूज होता है चंद्रमा और शुक्र के लिए, चंद्रमा के लिए कांसा भी यूज होता है, और लोहा यूज होता है शनि के लिए, बुध के लिए शीशा। बुध के लिए शीशा? हाँ, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत ही धीरे आ रही है। आवाज की साफ नहीं है भाई यार। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई जी। बिल्कुल साफ नहीं आ रही आपकी आवाज। आप क्वेश्चन मुझे लिखकर बाद में भेज देना। सूर्य का वस्त्र जो है वो केसरिया है, उनका रंग भी केसरिया टाइप है। चंद्रमा जो है सफेद है, वाइट कलर का कपड़ा है। मंगल जो हो गया लाल है। बुध जो है वो हरा है। बृहस्पति जो है वो येलो है, पीले। शुक्र है सफेद लेकिन धब्बेदार। और शनि है काले। स्वाद जो हो गया सूर्य का, ये जो धातु थी, हाँ, उसमें शुक्र और बृहस्पति के लिए क्या होगी सर? शुक्र और बृहस्पति के लिए, जी सर। शुक्र के लिए चांदी, बृहस्पति के लिए सोना। अच्छा, और शुक्र के लिए सर? चांदी। चंद्रमा के लिए भी चांदी भी होगा सर? चंद्रमा के लिए चांदी और कांसा दोनों बताएंगे। हाँ। तो वस्त्र में बात कर रहे थे, केसरिया सूर्य के लिए, सफेद चंद्रमा के लिए, लाल मंगल के लिए, बुध के लिए हरा, येलो हो गया आपका बृहस्पति, शुक्र हो गया सफेद, शनि हो गया काला। तो स्वाद कर लेते हैं फटाफट। सूर्य कड़वा है, चंद्रमा नमकीन है, मंगल बहुत ज्यादा मिर्च वाला है खाना, तीखा। बुध जो है वो मिला जुला है, उसका मीठा और चटपटा कुछ भी गोलगप्पे टाइप चलता है मीठे। और बृहस्पति जो है वो मीठा है, शुक्र जो है वो खट्टा है, और शनि जो है वो कड़वा है। सर एक मिनट फिर से बता दीजिएगा। सूर्य जो है वो कड़वा है, शनि भी कसेला कड़वा है, मतलब जैसा सॉर्ट ऑफ हल्का सा करेला सा टाइप से, कड़वा ना होकर भी कड़वा टाइप से। चंद्रमा जो है वो नमकीन है, शुक्र जो है वो खट्टा है, और मंगल जो है वो मिर्च वाला खाना है, और बृहस्पति जो है वो मीठा है। ये जब सेकंड हाउस पे जिन जिन ग्रहों का इन्फ्लुएंस जाएगा ना, वहां से आप पहचान सकते हो कि इनका क्या ट्रेंड रहने वाला है खाने पीने। ठीक है, उनकी बोलचाल में भी आपको यही चीजें दिखाई देगी। तो तो ये क्लियर हो गया ना? इसमें किसी को डाउट है अभी तक?
बुध का क्या था? बुध का क्या बोला था? बुध का जो था वो है मिला जुला चटपटा टाइप, मीठा नमकीन खट्टा सब चलता है। चाट पापड़ी। जैसा इनका बिहेवियर है ना, मतलब आप देखो ना बिहेवियर कैसा है सूर्य चंद्र मंगल का, वैसा ही बिहेवियर में आएगा इनका खाने का। आप वैसे ही कह देखो मंगल क्या है, मंगल काट पीट ये सब करता है, तो उसका स्वाद में भी वही चीजें दिख रही है, मिर्च विर्च। तो सर ये जो सेकंड हाउस में जो राशि होती है उसके अकॉर्डिंग खाना देखते हैं। हाँ, सेकंड हाउस की राशि प्लस ग्रहों का इम्पैक्ट, दोनों चीजें मिक्स करनी पड़ेगी ना वहाँ पर। सेकंड हाउस में राशि कौन सी है प्लस सेकंड हाउस पे ग्रहों का भी तो इन्फ्लुएंस होगा कुछ। इसके अलावा जो है अगली बार क्या करना है, अगर भाव क्लियर हो गए हैं और घर क्लियर है, मतलब हाउसेस और ग्रहों के बारे में थोड़ा पता लग गया है, तो हम गाड़ी आगे चला सकते हैं योग पर।